नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के संगीतकार परिचय के अंतर्गत हम तानसेन का जीवन परिचय पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारे परीक्षा में परिचय से बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत 5 अंक के प्रश्न जीवन परिचय से ही आते हैं। प्रत्येक वार्षिक परीक्षाओं में एक जीवन परिचय से प्रश्न आना निश्चित ही है, अतः आपको जीवन परिचय पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि आप युक्त दोनों प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो पाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मधुलिका मैम से। तानसेन की जीवनी। भारत का कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसने तानसेन का नाम न सुना हो। उनकी मृत्यु के लगभग 400 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे अभी कुछ ही दिनों पूर्व उनकी मृत्यु हुई हो। तानसेन का असली नाम तन्ना मिश्र था और पिता का नाम मकरंद पांडे। कुछ लोग पांडे जी को मिश्र भी कहते थे। तानसेन की जन्म तिथि के विषय में अनेक मत हैं। अधिकांश विद्वानों के मतानुसार उनका जन्म 1532 ईस्वी में ग्वालियर से 7 मील दूर बेहट गांव में हुआ था। उनके जन्म के विषय में यह किंवदंती थी कि बहुत दिनों तक मकरंद पांडे संतानहीन थे। मोहम्मद गौस नामक फकीर के आशीर्वाद स्वरूप उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे तन्ना के नाम से पुकारा गया। अपने पिता की एकमात्र संतान होने के कारण उनका पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से हुआ। फलस्वरूप अपनी बाल्यावस्था में बड़े नटखट और उदंडी रहे। प्रारंभ से ही तन्ना में दूसरों की नकल करने की अपूर्व क्षमता थी। बालक तन्ना पशु पक्षियों तथा जानवरों के विभिन्न बोलियों की सच्ची नकल करता था और हिंसक पशुओं की बोली से लोगों को डरवाया भी करता था। इसी बीच स्वामी हरिदास से उनकी भेंट हो गई। मिलने की भी एक मनोरंजक घटना है। एक बार स्वामी जी अपने मंडली के साथ पास के जंगल से गुजर रहे थे। नटखट तन्ना एक पेड़ की आड़ से शेर की बोली से उन्हें डरवाने लगा, अतः साधु मंडली बहुत घबराई। थोड़ी देर के बाद तानसेन हंसता हुआ सामने प्रकट हुआ। स्वामी हरिदास जी उसकी प्राकृतिक प्रतिभा से अत्यधिक प्रभावित हुए और उसके पिता से तानसेन को संगीत सिखाने के लिए मांग लिया और अपने साथ वृंदावन ले गए। इस प्रकार तानसेन स्वामी हरिदास के साथ रहने लगे और 10 वर्षों तक उनसे संगीत शिक्षा प्राप्त किया। अपने पिता की अस्वस्थता सुनकर तानसेन अपनी मातृभूमि ग्वालियर चले गए। कुछ दिनों के बाद उनके पिता का देहांत हो गया। कहा जाता है कि मरने से पूर्व उनके पिता ने तानसेन को बुलाकर कहा कि तुम्हारा जन्म मोहम्मद गौस के आशीर्वाद स्वरूप हुआ है, अतः तुम कभी भी उनकी आज्ञा की अवहेलना मत करना। तब तानसेन स्वामी हरिदास से आज्ञा लेकर मोहम्मद गौस के पास रहने लगे। वहाँ वे कभी-कभी ग्वालियर की विधवा रानी मृगनयनी का गायन सुनने के लिए उसके मंदिर चले जाया करते थे। वहाँ उसकी एक दासी हुसैनी की सुंदरता और संगीत ने तानसेन को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, अतः रानी मृगनयनी ने हुसैनी से तानसेन की शादी करा दी। तानसेन के 4 पुत्र हुए, सूरत सेन, शरत सेन, तरंग सेन और विलास खां तथा सरस्वती नाम की एक पुत्री। जब तानसेन अच्छे गायक हो गए तो रीवा नरेश रामचंद्र ने उन्हें राजगायक नियुक्त कर लिया। महाराज रामचंद्र और अकबर में घनिष्ठ मित्रता थी। महाराज रामचंद्र ने अकबर को प्रसन्न करने के लिए गायक तानसेन को उन्हें उपहार स्वरूप भेंट कर दिया।
अकबर स्वयं संगीत का प्रेमी था। वह उन्हें पाकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और अपने नवरत्नों में उन्हें शामिल कर लिया। धीरे-धीरे अकबर तानसेन को बहुत मानने लगा। फलस्वरूप दरबार के अन्य गायक उससे जलने लगे। उन लोगों ने तानसेन के विनाश की एक युक्ति निकाली। सभी गायकों ने अकबर बादशाह से प्रार्थना की कि तानसेन से दीपक राग सुना जाए और देखा जाए कि दीपक राग में कितना प्रभाव है। तानसेन के अतिरिक्त कोई दूसरा गायक इसे गा नहीं सकेगा। यह बात बादशाह के दिमाग में जम गई। उसने तानसेन को दीपक राग गाने को बाध्य किया। तानसेन ने अकबर को बहुत समझाया कि दीपक राग के गाने का परिणाम बहुत बुरा होगा, किंतु बादशाह ने एक न मानी। अतः तानसेन को दीपक राग गाना पड़ा। गाते ही गर्मी बढ़ने लगी और चारों ओर से मानो अग्नि की लपटें निकलने लगी। श्रोतागण तो मारे गर्मी के भाग निकले, किंतु तानसेन का शरीर प्रचंड गर्मी से जलने लगा। उसकी गर्मी केवल मेघराग से समाप्त हो सकती थी। कहा जाता है कि तानसेन की पुत्री सरस्वती ने मेघराग गाकर अपने पिता की जीवन रक्षा की। बाद में बादशाह को अपनी हठ पर बड़ा पश्चाताप हुआ। बैजू बावरा तानसेन का समकालीन था। कहा जाता है कि एक बार दोनों गायकों की प्रतियोगिता हुई और तानसेन की हार हुई। इसके पूर्व तानसेन ने राज्य की ओर से यह घोषणा करा दी थी कि उसके अतिरिक्त राज्य में कोई भी व्यक्ति गाना न गाए और जो गाएगा तानसेन के साथ उसकी प्रतियोगिता होगी। जो हारेगा उसे उसी समय मृत्युदंड स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार तानसेन की वजह से अनेक गायकों की मृत्यु हुई, क्योंकि कोई गायक उसे हरा नहीं सका। अंत में बैजू बावरा ने उसे परास्त किया, किंतु बैजू बावरा ने तानसेन को क्षमा कर अपने विशाल हृदय का परिचय दिया। तानसेन ने अनेक रागों की रचना की, जैसे दरबारी, कन्हड़ा, मियाँ की सारंग, मियाँ की तोड़ी, मियाँ मल्हार आदि। कहा जाता है कि तानसेन ने बाद में मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया था। उसने ऐसा क्यों किया, विद्वानों के कई मत हैं। कुछ का कहना है कि गुलाम गौस की आज्ञा से वे मुसलमान हो गए और कुछ का कहना है कि अकबर की पुत्री से उनकी शादी हुई थी। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि तानसेन मुसलमान हुए ही नहीं। उसने फकीर गुलाम गौस की स्मृति में स्वरचित रागों के नाम के आगे मियाँ शब्द जोड़ दिया था, जैसे मियाँ मल्हार, मियाँ की तोड़ी इत्यादि। सन 1585 ईस्वी में दिल्ली में तानसेन की मृत्यु हुई और ग्वालियर में गुलाम गौस की कब्र के पास उनकी समाधि बनाई गई। प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में ग्वालियर में उसे मनाया जाता है और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।